ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सियासत के एवरेस्ट को जीता। 6 साल तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सरताज रहे। सियासत के शून्य में वाजपेयी जीवन का संपूर्ण तलाशते रहे। वाजपेयी दुनिया के चंद सियासतदानों में से रहे जो अपनी कविताओं के जरिए राजनीति को नई परिभाषा देते रहे। पता नहीं इस देश पर कैसा अभिशाप है, पता नहीं हम किस रोग से पीड़ित हैं। जब कभी संकट की घड़ी आती है तब तो ये देश एक हो जाता है, लेकिन जैसे ही संकट की घड़ी टली, हम एक दूसरे को गिराने के, एक दूसरे का महत्व कम करने की, अनावश्यक अप्रासंगिक मामले खड़े करने में लग जाते हैं। मैं इसका अपवाद नहीं हूं, मेरी पार्टी भी अपवाद नहीं। यह काम कोई एक पार्टी नहीं कर सकती, हमने करने की कोशिश की। दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम आई रेड समथिंग इन Tamil in my address to the United Nations. इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है: 30 कोटि, उस समय देश की आबादी 30 करोड़ थी। 30 कोटि मुखमंडल वाली है मेरी मां, एक है उसकी काया और आत्मा। भाषाएं वो 18 बोलती है, किंतु एक है उसका चिंतन। जब मेरी सरकार चल रही थी तब ये मामला आया था, इस पर लॉ मिनिस्टर की राय ली गई थी। लॉ मिनिस्टर की राय थी कि सरकार के सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है और सीबीआई हाई कोर्ट के आदेश का पालन करे, एफआईआर ठीक तरह से दर्ज करे और जिससे आगे की कार्रवाई चल सके। आखिरी दिन था, मेरे पास वक्त नहीं था मैं पूरी फाइल देख सकूं। मैंने अपने नोट में लॉ मिनिस्टर की राय का हवाला दिया और नई सरकार पर मामला छोड़ दिया। क्या नई सरकार के लिए जरूरी था कि वो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाजत देती? कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। ये हिमालय के वर्णन से शुरू होती है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। नभ की छाती को छूता सा कीर्ति पुंज सा, दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल दीपित मां का पूज्य भाल है। वो गांव का कुत्ता शहर के कुत्ते की तरफ आगे बढ़ा, मगर उसने देखा कि शहर वाले के कुत्ते के मुंह पर स्वागत की कोई मुस्कान नहीं है, भाईचारे की भावना नहीं है। वो कुछ गुर्रा रहा है, मगर गांव वाला मुसीबत में फंसा था। उसने कहा जैसा भी स्वागत हो, इससे बात करना पड़ेगी, सहारा ढूंढना पड़ेगा। जैसे ही वो शहर वाले कुत्ते के पास पहुंचा तो शहर वाले कुत्ते के तेवर और भी बदल गए। उसने गांव वाले कुत्ते को ऊपर से नीचे तक देखा। ऊपर से नीचे तक कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुत्ता ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। उसने कुत्ते को मूंछ से लेकर पूंछ तक देखा और देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया। मैला कुचैला, थका मादा, हड्डियां पसलियां गिनी जा सकती है। स्वागत करने के बजाय शहर वाले कुत्ते ने उसे डांटना शुरू कर दिया। कहां से आए हो तुम? पूरी बिरादरी को बदनाम कर रहे हो। लोग तुम्हें देखेंगे और मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्यों आए तुम?
चले जाओ। उसने कहा चला जाऊंगा चला जाऊंगा, तुम्हें देखकर बड़ा आनंद हुआ, तुम तो बड़े हट्टे कट्टे हो, रिष्ट पुष्ट हो। अरे उसने कहा, शहर वाले ने कहा, मेरी मत पूछो, मैं तो दूध मलाई खाता हूं और साबुन से नहलाया जाता हूं और गुदगुदी रजाई में सुलाया जाता हूं। मेरी तो 5 उंगलियां घी में है, मगर ऐसा लगता है तुम्हारा सर कढ़ाई में है। गांव वाला रौब में आ गया। शहर वाला कुत्ता हट्टा कट्टा था, साफ सुथरा था, उसके चेहरे पर चमक थी। लेकिन जब गांव वाला कुत्ता शहर के कुत्ते को बड़े ध्यान से देख रहा था तो उसकी नजर शहर वाले कुत्ते के गले पर पड़ी। उसने कहा, मित्र, ये तुम्हारे गले में क्या पड़ा है? जैसे ही शहर वाले कुत्ते ने ये सवाल सुना, उसका मुंह उतर गया। उसने कहा, ये मत पूछो, ये मत पूछो। गांव वाले ने कहा, नहीं, ये तो पूछना पड़ेगा, ये बड़ा चमकदार है, ये बड़ा गोल गोल है और गोल गोल गले में ये गोल गोल, ये कंठी जैसा दिख रहा है। मित्र बताओ, ये माया क्या है? अरे उसने कहा, यही तो गड़बड़ है, ये फंदा है, फंदा। मेरा मालिक इस फंदे में जंजीर डाल के मुझे कभी कभी बांध देता है। जैसे ही गांव वाले कुत्ते ने ये सुना, उसने कहा, मैं चला, और वो शहर से गांव की तरफ भागा और जाते जाते कहने लगा, तुम्हारी दूध मलाई तुम्हें मुबारक और तुम्हारी साबुन की नहलाई तुम्हें मुबारक, तुम्हें गुदगुदी रजाई तुम्हें मुबारक। मैं रूखा सूखा खाऊंगा, जरूरत होगी तो भूखों मर जाऊंगा, मगर गले में गुलामी का पट्टा स्वीकार। और राजनीति साथ साथ नहीं चलते। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर मैं कविता ही लिखता रहता और राजनीति में ना आता। अब मैं कोशिश करूंगा कि फिर से कविता लिखना शुरू कर दूं। उन्होंने ठीक कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर क्यों बना नहीं हूं, बनाया गया हूं, और जब वक्त आएगा तब हट जाऊंगा। न मैं चुप हूं न गाता हूं। सवेरा है, ये श्रीनगर में कविता लिखी थी। सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे बादल, रुई से धुंधल के में मील के पत्थर पड़े घायल। सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे बादल, रुई से धुंधल के में मील के पत्थर पड़े घायल। ठिठके पांव ओझल गांव, जड़ता है न गतिमयता, स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूं, न मैं चुप हूं न गाता। अब इसका दूसरा है, समय की सर्द सांसों ने चनारों को झुलस डाला। वहां चनार एक पेड़ होता है जो सर्दी में ऐसा लगता है जैसे उसको आग लग गई हो, झुलस जाता है। समय की सर्द सांसों ने चनारों को झुलस डाला, मगर हिमपात को देती चुनौती एक द्रुममाला। बिखरे नीड़ विहसी चीड़, आंसू है न मुस्काने, खिड़की झील के तट पर अकेला गुनगुनाता हूं, न मैं चुप हूं न गाता हूं। राजनीति में वाजपेयी की शुरुआत 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर की। कभी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित वाजपेयी ने आगे चलकर दक्षिणपंथी राजनीति की राह पर चल पड़े। हालांकि वाजपेयी की कविताओं पर कभी भी सियासी विचारधारा का असर नहीं हुआ। हमारे संगठन की कुछ विशिष्टता है। हमारा संकेत किस ओर होता है? छोटी घटनाओं के लिए भी अगर समाचार पत्र और बाकी के लोग हमें दोष देते हैं, जरूरत से ज्यादा दोष देते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे बारे में उनकी जो धारणा है उसको कहीं न कहीं ठेस लगती है। मुझे कांग्रेस के मित्र मिले, कहने लगे हमारे यहाँ तो मुझे चलता ही था, अब आपके यहाँ भी शुरू हो गया।
लगाते हैं क्यों चलता था? कहने नहीं वहां हमको छोड़िए, हमको छोड़िए। और हमारे समाचार पत्रों के मित्र भी कहते हैं कि भैया वो कांग्रेस को छोड़िए, और जगह चुनाव नहीं हो रहे। हमने कहा क्या, तो चुनाव भी नहीं हो रहे। कहा वो हमें मालूम था, बोले क्या नहीं हो रहे, उनको छोड़िए, तो हमको खाली पकड़िए। मगर उनकी अपेक्षाएं, और इन अपेक्षाओं के अनुरूप हमें अपने को सिद्ध करना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर हास्य रुदन में, तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। अपने देश में अगर अटल बिहारी वाजपेयी की छवि एक उदार और नर्म सोच वाले राजनेता की रही, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उन्होंने अपनी यही छवि हमेशा बनाए रखी। ये वाजपेयी ही थे जिन्होंने 19 फरवरी 1999 को सराय सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए,